करंट सिनेरियो में अगर हम समझें तो हम बेहतर पोजीशन पर आए हैं, या आपको लगता है कि हम वहीं खड़े हैं या हम बैकफुट पर चले गए? पाकिस्तान ने ये मैक्रो स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आज भी वही है। पहले ग्रोथ फ्रेमवर्क तो लिखना पड़ेगा ना। एट द एंड ऑफ द 3 years पाकिस्तान वुड स्टार्ट लुकिंग स्लाइटली मोर कंफर्टेबल एक्सटर्नल फ्रंट पे भी और इंटरनल फ्रंट पे भी। आज़ाद कास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ी हद तक हम बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन कुछ पॉडकास्ट ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है और सबसे बढ़कर ये कि जो कम्युनिटी है जो अंडरस्टैंड करती है कोर इश्यूज़ को, उसके ऊपर भी तबसरा और उसके ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि चंद उस किस्म की शख्सियात को भी बुलाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बड़े अरसे से बहस हो रही है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त के सिनेरियो में डूब रही है, उभर रही है। 2 साल पहले ये गवर्नमेंट आई और हमने IMF के साथ एक बड़ा मुश्किल एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर चाहे वो कैंपेन्स हो, चाहे इस किस्म की अफवाहें हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो वादे थे पूरे नहीं हो सकी, वो तमाम स्पेकुलेशंस लोग बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं किस हद तक उसमें रियलिटी है और पाकिस्तान जिस ट्रैक के ऊपर चल रहा है, क्या हम अगले 2-3 साल में या 5 साल में अपनी इकोनॉमी को कहाँ देखेंगे। आज की इस पॉडकास्ट के हवाले से ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो मौजूद है शख्सियत इंतहाई प्रिसाइज, इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमी के एनालिसिस देते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनकी जो गुफ्तगू होती है वो इतनी सादा और आसान फहम होती है कि मेरे और आप जैसे लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं कि इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बिल्कुल आसान करके लोगों के सामने बयान करते हैं। सीनियर माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सर, ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इसमें 2 साल पहले तो बहुत बुरे हालात थे, वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त के करंट सिनेरियो में अगर हम समझें तो हम बेहतर पोजीशन पर आए हैं, या आपको लगता है कि हम वहीं खड़े हैं या हम बैकफुट पर चले गए? For the people of Pakistan, for the authorities of Pakistan, for the policy makers, एक चीज समझ लें कि आप 24 बार एक ICU के डॉक्टर के पास गए, उसका नाम है IMF। वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि आपको कोई 1 टका भी अगर देने को तैयार ना हो, आपके लोन्स रीप्रोफाइल ना हो रहे हों फॉरेन, आपको नए मल्टीलैटरल फ्लोज ना आ रहे हों, और आपका बैरूनी खसारा चल रहा हो जो कि कंसिस्टेंट है पाकिस्तान में, बिकॉज इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में ही एक बहुत बड़ा फर्क रहता है, तो आपको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए जाना पड़ता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर 24 बार ICU के डॉक्टर के पास गई है और मेरे वालिद 94 साल में 1 बार ICU में गए हैं, तो फंडामेंटली हम अपनी इकोनॉमी को नहीं ठीक कर पाए। जब भी IMF के पास जाते हैं उनका काम ही मैक्रो स्टेबिलिटी रिस्टोर करना है, दैट्स देयर कोर जॉब। वो कैसे हुई पाकिस्तान में? पहले 22% का रेट किया हमने मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि आपने पैसे बोरो करने हैं तो आप 22% सालाना की बुनियाद पर दें, ये एक स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होता है। तो इकोनॉमी में डिमांड टूट गई, इंपोर्ट टूट गई। इसी तरह हमने एक टैक्सेस लगाकर अपना मालियाती खसारा संभालने की कोशिश की, उससे मालियाती खसारा जो है वो 5% के करीब आ गया। पहले ये 7-8% ऑफ द इकोनॉमी था। एनर्जी सेक्टर्स की प्राइस एडजस्टमेंट्स की गई, उससे आपके एनर्जी सेक्टर को कुछ तकवीत मिली, और जो खसारा हो रहा था वो आज भी 400 अरब रुपए का ही है। इस साल का ये बजटेड है, उसको यानी कि 500-600 अरब से कम किया गया। सो ये एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई। उसका मतलब है रिजर्व्स आज 16 अरब डॉलर के करीब हैं, जो 3.5 अरब डॉलर थे जब फंड के प्रोग्राम में एंटर किया। इन्फ्लेशन कम हो गई है, यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं, पर 29%, 24%, 12% जो बढ़ी थी, अब 5 से 7%। ये पिछले एग्जैक्ट डेटा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके जो तीसरी चीज है बैरूनी खसारा, वो तकरीबन $1.5 बिलियन खसारे में होगा। ये 19 अरब डॉलर तक चला गया था एक जमाने में, गो बैक अ फ्यू इयर्स, तो वो भी एक संभल गया है। ये है मैक्रो स्टेबिलिटी। इसकी जो प्राइस है वो ये है कि देयर इज नो लार्ज स्केल ग्रोथ इन द कंट्री। किस जगह पे? एग्रीकल्चर पे या मैन्युफैक्चरिंग पे या सर्विसेज सेक्टर पे। ग्रोथ स्लो हो जाती है जब आप स्टेबिलिटी में आते हैं। हायर टैक्सेस का इजरा इतना करना पड़ा कि 54% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। मैं हमेशा कहता हूँ, सना बड़ी अच्छी हमारी एंकर हैं, अगर ये हाईएस्ट पेड है पाकिस्तान में, अल्लाह करे कि अल्लाह करे, तो शी इज 38.15%, यानी कि 40% अपनी कमाई का दे देंगी। सो एक एक्सिडेंस सा नजर आया। पाकिस्तान ने ये मैक्रो स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। फंडामेंटल्स आज भी वही है। एक्सपोर्ट ओवरऑल गुड्स की कम हुई है इस साल में, पावर ऑन द राइज है, अथॉरिटीज ने खुद बताया। 29%
एब्जेक्ट पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% पे है, ये ऑन द हायर साइड है। लेबर फोर्स सर्वे तो 22 बता रहा है, अथॉरिटीज ने हमें खुद बताया। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि पीपल इफ दे कांट फाइंड, तो बहुत सी एक्सोडस पाकिस्तान से हुआ हुआ है। बट मैक्रो स्टेबिलिटी से कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलना शुरू हुई है, बट अब भी प्री कोविड लेवल्स पे। ये एक जायज है। फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी जो कि हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, वो आज भी उस तरह हम जिसकी दुरुस्तगी में नहीं ले जा सके कि इस स्टेबिलिटी को, मैक्रो स्टेबिलिटी को खुद कर ग्रोथ का फ्रेमवर्क सामने रखें ताकि इकोनॉमी ग्रो करे प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल के लिए। अच्छा, ये है एक बिल्कुल क्लियर पोजीशन। डॉक्टर साहब, ये इसी की एक्सटेंशन में आपने खुद भी एक अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये मोटी मोटी चीजें तो हमने कर दी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर मैं एक आम आदमी का क्वेश्चन करूं तो लोग यही बात करते हैं कि जी आपने रुपए को मुस्तहकम कर दिया, डॉलर कंट्रोल कर लिया, महंगाई बढ़ने की रफ्तार भी जी आप कह रहे हैं कम हो गई है, लेकिन हमें तो इसका फायदा नहीं हो रहा। तो एक्चुअली ये मसला जो है ये क्यों है कि हम यही इन्हीं तमाम चीजों की वजह से हम एक आम आदमी को इसका बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, जो असल रिलीफ है ना, एक तो सना उसको आज हमें डिफाइन करना पड़ेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात, उशर, ये जो हम हेल्प करते हैं, ये रिलीफ नहीं है। ये इसलिए बनाए गए थे, मैं टेबल पे था जब हमने 15-20 अरब रुपए से ये प्रोग्राम बनाया, कि खुदा ना खास्ता मेरे घर में आंगहानी सूरत हाल से फ्लड्स आ गए, जलजला आ गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी घर वाला जो कमाने वाला था वो मजलूम, कोई ऐसा शिकार हो गया किसी बीमारी का, तो ये सपोर्टिव प्रोग्राम था। ये पॉवर्टी से नहीं निकालता। दुनिया में पॉवर्टी से निकालने का और रिलीफ जो लोग मांग रहे हैं उसका एक ही तरीका है कि बच्चे को आपके या बेटी को आपके या आपको खुद या आपकी बेगम को नौकरी मिले। नौकरी ब्लू कॉलर भी हो, व्हाइट कॉलर भी हो। पाकिस्तानियों को 30 लाख पाकिस्तानी एंटर करते हैं जॉब मार्केट में। सो पिछले 4 साल में करोड़ से ऊपर एंटर किए हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि नौकरियां बन रही हैं 10-15 लाख। सो 50 लाख नौकरियां बनी, मैं एक मोटा सा हिसाब, तो अगर 3-4 साल का ही डेटा देखें तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं सकती, बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग, जिसे कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस दैट दे वांट टू बी एम्प्लॉयड। ये नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 ये है कि जिस तरह अफराते ज़र बढ़ी है, तो कुव्वते खरीद आज कम है कंपेयर टू व्हाट यू कुड हैव बॉट विद द सेम मनी few years ago, पर तनख्वाहें उस तरह नहीं बढ़ी। तो लोगों की एक्चुअली कंजम्पशन कम हुई है, यानी कि अजनास पे, वीट पे, राइस पे, पोटैटो पे, चिकन पे, दालों पे उन्होंने कम खर्च करना शुरू किया। सो हाउ कैन दे बी मोर सैटिस्फाइड विद द इकोनॉमी? ये सारी चीज आनी है सिर्फ एक ही चीज से कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए मुल्क में। मैक्रो स्टेबिलिटी 24 बार आई है क्योंकि IMF आकर कर देता है। हम आज तक ग्रोथ का फ्रेमवर्क, मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान के ग्रोथ का फ्रेमवर्क क्या है, तो वो डिफरेंट आपको चीजें कोट कर देंगे। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, उड़ान पाकिस्तान की एक खाका सामने आएगा, बट एक्चुअली इंडस्ट्री कैसे लगनी है, पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर ने कैसे ग्रो करना है, पैदावारी सलाहियत, जिसका क्या मतलब है, पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की कैसे बेहतर होनी है। 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ज़राई मुल्क है। 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि 3 अरब डॉलर का तो यहीं पे खसारा कर लेते हैं। तो ये कैसे ठीक होगा? हमारे 40,000 IT के ग्रेजुएट इस वक्त निकलते हैं, उसमें से 10,000 एम्प्लॉयबल हैं, बाकी सब नीड मच मोर इम्प्रूवमेंट। तो वो कैसे होगी? अब अगर मैल न्यूट्रिशन हाई है और 40% बच्चा स्टंटेड है और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो ये है लमाए फिक्रिया किन के लिए? नॉट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। Poverty, education, health. So governance is the key issue ना. Human resource to be able to do this is the key issue. ये सारे तो provincial subjects हैं, तो the provinces have to gear up. अब ये जो 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की भी मिला लें, AJ भी मिला लें, तो आप 7 कह सकती हैं, पर ये जो 5 मेजर हुकूमतें हैं, इन्होंने इस सारे एम्बियंस को ठीक करना है। ये एम्बियंस हम ठीक इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम बिलीव नहीं कर रहे कि हम ये खुद कर सकते हैं। आज भी बड़ी अदब से ये कहता हूं कि हम कोशिश करते हैं कि कोई यूके से आ जाए, कोई मल्टीलैटरल हमें हमारा फ्रेम दे दे पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर का। ऐसा होगा नहीं। दुनिया में जहां भी ये तब्दीली आई है, वो लोकल डॉक्टर्स ने जब तक वो सर्जरी नहीं की, और पाकिस्तान हमेशा जिसे कहते हैं ना IMF की मेडिसिन लेता है, पर एनर्जी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, हमारी जो सबसे बढ़ के FPR की पॉलिसी यानी कि फॉर ग्रोथ,
ये 3 चीजें ही जो हैं वो कर नहीं पाता। अच्छा डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, ये इसी हवाले से आपके ख्याल में जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझी हूँ कि हमने बड़े सेक्टर्स में काम उस तरह नहीं किया, ना आईटी को ग्रूम कर सके, एग्रीकल्चर को ग्रूम कर सके। आपके ख्याल में वो 4-5-6 या 10 चीजें क्या हो सकती हैं जिसके ऊपर काम किया जाए तो हम माइक्रो लेवल के ऊपर भी इन चीजों को इम्प्रूव, या बात आपकी ठीक है कि हम ऊपर ऊपर से काम कर लेते हैं लेकिन नीचे मसला वहीं का वहीं है, वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑब्वियसली आपने इससे पहले भी और आप जैसे एक्सपर्ट्स ने जिक्र किया होगा, लेकिन वजह क्या है कि गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर काम उस तरह नहीं कर पाती है? कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है या कैपेबिलिटी ही नहीं है, इतनी सलाहियत ही नहीं है गवर्नमेंट के पास? बड़े एहतराम से मैंने 10-11 साल में जो हुकूमत के साथ काम किया, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले काम, ये 10-11 साल पाकिस्तान में और इससे पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम किया। द डिफरेंस बिटवीन थ्राइविंग इकोनॉमी and the difference between an economy which wants to thrive in the end comes to कि गाड़ी स्टीयर कौन कर रहा है, यानी कि it's the private sector की capability, पब्लिक सेक्टर की कैपेबिलिटी। ये दोनों चीजें पाकिस्तान में, मैं पहले प्राइवेट सेक्टर से शुरू करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर आज तक एक उस माइंडसेट से है कि हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाकर कंपनीज को स्केल अप करके ग्रो नहीं करेंगे, हम एक अपनी फैमिली सेटअप में ही ये सारा सिस्टम चलाएंगे। जो कंपनियां कंग्लोमरेट्स बनती हैं, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स लाके दुनिया में आगे बढ़ी, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स दुनिया में काम करते थे, वर्ल्ड मार्केट्स को समझते थे, ग्लोबल इंटीग्रेशन को समझते थे, वो नहीं हुआ। आज मैंने बहुत डिफरेंटली सना आपको अप्रोच किया है, वरना सब हर वक्त पब्लिक सेक्टर की बुराई करते रहे। प्राइवेट सेक्टर भी ये स्केल नहीं कर सका। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर ने कौन सी R&D की है पाकिस्तान में कि जी टेक्सटाइल को पूरा इंटीग्रेट कर दें नीचे तक और कॉटन को बेहतर करने में मुल्क में, या मैन मेड फाइबर को बनाने में ये इंटीग्रेशन हम कर लें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैं इसे टेक्सटाइल की मिसाल देता हूं कि लोग समझ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 क्या चीज है? पब्लिक सेक्टर तो देखें इन द सेंस कि हम ये मानते ही नहीं है कि एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। हम ये मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान को रेगुलेटर एनर्जी का चाहिए। मैं आसान समझा रहा हूँ कि अगर एनर्जी को ही ठीक कर रहा हूँ, एक रेगुलेटर चाहिए जो ओगरा और नेपरा को कंबाइन करे और इंटीग्रेटेड पाकिस्तान में मॉडलिंग करे, और उसकी जो सदारत है वो एक प्रोफेशनल खातून करे जो कहीं से ये काम सीख कर आई हो, पाकिस्तान में तो ये एक्सपर्टीज देंगे। तीसरी चीज, हम मानते ही नहीं है कि हम डिस्कोस को प्राइवेट तहवील में दें तो सरकार चलाई जा रही है। और चौथी चीज, हम ये नहीं मानते कि हम एक कंपेटिटिव मार्केट बनाए, सरकार सिंगल बायर रही है पाकिस्तान में। ये सारी चीजें, ऑपरेशंस और रेगुलेशंस, ये तीनों कमजोर हैं प्राइवेट सेक्टर का, मैंने पहले समझा दिया। इसका आसान हल ये है, अगर एक जामे खाका, अगर हम इस चीज को यहाँ क्लोज करें तो आखिर फिर पॉजिटिव स्टोरी क्या है कि अगर यहाँ से मैं कहूंगी कि 2 साल में फंड से भी निकलना है, ग्रोथ को भी पिकअप करना है, तो वेयर डू वी, हम वो थ्रेड कहां से पकड़ें? हियर्स मैं 1 2 3 4 करके आपको गिनवा दूंगा कि अगर 2 साल में यू हैव टू रियली डिफाइन दिस इकोनॉमी। हियर इज द फॉलोइंग। IMF का मिशन कंट्री में है, पहले तो उनसे टैक्सेस पर बात करके पाकिस्तान के टैक्सेस को कम करवाएं। ये जो बोझ है इनकम टैक्स बजट में ये आना चाहिए, उस पर आपको एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दिखाने होंगे। करने के लिए फिर ये नंबर 1 चीज है, करने के लिए क्या करना है? यू हैव टू पुट द बेस्ट सेट ऑफ टीम, दो प्रोफेशनल टीम हो, नॉट जनरलिस्ट की, क्योंकि जो 11 लोग वहां से आ रहे हैं ना, वो मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं और मेरी तरह ही 4 मुल्कों में काम करके आ रहे हैं। They are not doing this, they are doing quantitative modeling। ये बड़ी फर्क चीज है फ्रॉम सेइंग कि मैं यहाँ से पैसे पकड़ लूं, वहां से पैसे पकड़ लूं, मैं इन्वेस्टमेंट के ये इंसेंटिव दे दूं। So you have to put that team। अगर ये नहीं करेंगे तो जो टैक्सेस का बोझ है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने नहीं देगा। नंबर 2, एग्रीकल्चर को अगले 2 साल में ये जो $10 अरब की इंपोर्ट और 6-7 की एक्सपोर्ट है, इसको जीरो आउट करें और ये $3 अरब का गैप निकालें, और 5 साल में हदफ ये रखें कि $10 अरब की एक्सपोर्ट को जीरो कर देंगे। आपका बार बार IMF में जाने का मसला यही एक चीज हल कर देगी। सो ये नंबर 2 चीज होगी। नंबर 3, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP है 13.8%। ईस्ट एशिया 30% है, आपका दोस्त चाइना 35 पे है, इंडिया 25-28 पे है, बांग्लादेश 25-30, यानी कि अपनी इकोनॉमी के हुजम का जो है इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। और इसको ठीक करने के लिए पब्लिक सेक्टर में रन हो रहा है 1000 अरब फेडरल में और 3000 अरब प्रोविंसेस में, इन सबको रिवैम्प करना पड़ेगा। सो वहां पे प्रोफेशनल्स आए, डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेट करें विद द प्रायोरिटीज ऑफ पाकिस्तान, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए रेगुलेटरी ओवरऑल कर दें, फेडरल
प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, हम्म। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। ये 3 चीजें ही कर लें, बाकी और कुछ ना करें। एसओईज की प्राइवेटाइजेशन साथ साथ होती रहेगी, उसको पुश करते रहें, that is not going to happen very quickly. At the end of the 3 years, Pakistan would start looking slightly more comfortable एक्सटर्नल फ्रंट पे भी और इंटरनल फ्रंट पे भी। बाकी डीपर काम है वो साथ साथ चलते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो देख के आपकी गुफ्तगू समझ के भी लगता है कि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि शायद वो प्रेफरेंसेस ही नज़र नहीं आती गवर्नमेंट की। लेकिन सर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम इसको डिस्कस करें। एक तो ये, जब IMF से एग्रीमेंट हुआ था, कई प्रोग्राम्स में आपसे भी हमारी डिस्कशन हुई, बहुत से इकोनॉमिस्ट जो थे पाकिस्तान के, उनकी राय थी कि जी IMF के पास जाना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ ऐसे भी स्टेप्स ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के हवाले से, जिससे आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक तो ये कि ये हमें समझाएं कि वाकई IMF ही हमारी अल्टीमेट मजबूरी है कि हमें ICU से निकालने के लिए IMF चाहिए ही चाहिए होता है। दूसरा सर, आप 2026 तो है, लेकिन अगले 2 साल 3 साल में जब ये गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने IMF से मुआहदा किया है, तो आप इस वक्त जो करंट पॉलिसीज हैं उसमें फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगले 2-3 साल बाद आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? IMF 23 में चॉइस नहीं थी, नेसेसिटी थी। $3.5 अरब के जखायर थे, मैक्रो इंस्टेबिलिटी यहां तक थी, इन्फ्लेशन 38% एक माह में हो गई थी, रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे थे, बैरूनी खसारा बढ़ रहा था, अंदरूनी खसारा 7-7.5% पे था। कोई भी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता था कि पाकिस्तान को कोई आपके दोस्त एक रोल मल्टीलैटरल्स के $3 अरब वापस जाने थे, वो आपको नए लोन्स दे देते कि आप ये वापस करने की पोजीशन में होते और फॉरेन लेंडिंग हो सकती। IMF was the only option and so you went to that option, but that doesn't mean it is going to solve the fund of Pakistan. तो फंडामेंटल इश्यूज आपको पाकिस्तान के खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। IMF आपको एक वक्त देता है सना, एक स्पेस देता है जो एंगेजमेंट हुई है, और वो स्पेस और वक्त आपको वो सारे फंडामेंटल्स ठीक करने के लिए है। अगर नहीं करेंगे तो पहले जो हमारे 7 माह का डेटा इस मालियाती साल का है उसी को देख लें, तो वो ये बता रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट गुड्स की 7% कम है, हमारी FDI इस 7 माह में पिछले साल से आई थिंक 40% कम है। अगर यही 2 फिगर्स ले लें तो अथॉरिटीज को वरी होना चाहिए कि प्रोग्राम जब 2 साल में एंगेजमेंट का खत्म होगा तो आपके पास शायद वो $25 अरब जो उस वक्त फाइनेंस करने होंगे 2028 के मालियाती साल में, वो बगैर IMF के नए प्रोग्राम के हो नहीं पाएंगे। बट जो हमने अर्लियर गुफ्तगू किया, अगर ये सारे काम कर लेंगे और बाय द बुक करेंगे, इन द सेंस कि आप वो टीम जो मंथली, क्वार्टरली, बाय एनुअली और एनुअली इसको मॉनिटर करके वो 3 काम ही करेगी, एग्रीकल्चर, टैक्सेस को ठीक करना और इन्वेस्टमेंट को सुधारना पाकिस्तान में, तो बहुत सी कबातें निकल जाएंगी और ये जो डेफिसिट्स हैं ये खुद संभलना शुरू हो जाएंगे। और फिर उस वक्त मुझे रीअसेस करना पड़ेगा कि क्या हम नया प्रोग्राम शॉर्ट और ले लें साल 2 का, या अभी निकलकर खुद कोशिश करें कि उसमें से जिसे कहेंगे मैक्रो स्टेबिलिटी को सीमेंट करते हुए, पर पहले ग्रोथ फ्रेमवर्क तो लिखना पड़ेगा ना। ग्रोथ फ्रेमवर्क जो है ना वो ख्वाहिश नहीं हो सकती, वो होप नहीं हो सकती, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ या इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। वो एक स्पेसिफिक पॉलिसी का नाम है। वो पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की, पैदावारी सलाहियत पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की आउटपुट डिफाइन करेगी इन द कमिंग ईयर्स। अगर तो ये हम कर सकते हैं इन सारे सेक्टर्स में, फिर तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि निकल जाएंगे। बट मैं आज भी समझता हूं कि शायद पब्लिक सेक्टर में इस तरह की सलाहियत मौजूद नहीं कि ये ग्रोथ फ्रेमवर्क इतनी क्लियरली डिफाइन हो सके। अदराक जरूर है, कोशिश जरूर है और ख्वाहिश जरूर है, पर इसको लिखना कि ये सारा कुछ हम मैनेज कर लें, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब का इतना मतलब कैलकुलेटेड एनालिसिस है और प्रैक्टिकल भी है
कि बड़ा अफ़सोस होता है कि बहुत सी पॉलिसीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। कुछ हमारी अपनी भी कोताहियाँ और नाअहलियाँ हैं, और कुछ ये कि पॉलिसी मेकर्स भी उतने कॉम्पिटेंट नज़र नहीं आते कि जो जो मार्केट में मौजूद आपके एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स आपको तज्ज़िया या आपको एडवाइस दे रहे होते हैं, वो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। बहुत सी चीज़ों को सुधारा जा सकता है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 2028 तक कुछ बेहतर परफ़ॉर्म कर सके, लेकिन उसके लिए आज आप जो कदम उठाएँगे, वो नतीजा आपको 2028 तक शायद बेहतर दे सके, लेकिन उसकी बुनियाद आपको पहले रखनी बड़ी ज़रूरी होगी। इस पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।